टेप साथियों द्वारा मिलने से छात्राध्यापक अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करता है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा नियंत्रित अभ्यास में वृद्धि करना संभव है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण की परिस्थिति, समय, छात्रों की संख्या, प्रतिपुष्टि एवं निरीक्षण के तरीकों में आवश्यकता अनुसार हेर फेर किया जा सकता है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक उच्च स्तर के नियंत्रण का समावेश होता है। सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। छात्राध्यापकों की प्रभावी अध्यापन प्रक्रिया के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रविधि है। छात्राध्यापकों के प्रशिक्षण में शिक्षण कौशलों के विकास में शिक्षण घटकों को विकसित करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग हेतु शिक्षकों एवं उचित व्यवस्था की आवश्यकता है, तभी प्रशिक्षणार्थियों को सही ज्ञान तथा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से है। आदर्श पाठ हेतु उपयोगी। प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न शिक्षण कौशलों पर आधारित आदर्श पाठों को वीडियो से या टेप रिकॉर्डर के माध्यम से दिखाए या सुनाए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न शिक्षण कौशलों के विषय में छात्राध्यापकों को पूर्ण व गहन जानकारी प्राप्त हो जाती है। वास्तविक परिपक्वता या निपुणता हेतु उपयोग। छात्राध्यापकों में कक्षा शिक्षण की सफलता हेतु सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आत्मविश्वास विकसित होता है। सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षणार्थियों में व्यावसायिक निपुणता तथा परिपक्वता विकसित होती है। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा विशिष्ट विषय या अध्यापन प्रणाली का चयन करके कम समय में अभ्यास कराकर शिक्षक विभिन्न कौशल की प्रभावशीलता एवं सफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं। सेवारत प्रशिक्षण हेतु उपयोग। छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशलों की पूर्व तैयारी कराने में सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी एवं सहायक होता है। छात्राध्यापक के समक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा शिक्षण से संबंधित परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। सेवारत शिक्षकों के व्यवहार में अनेक प्रकार की दृढ़ता तथा कुछ बातें उनकी आदत सी बन जाती हैं। इस दृढ़ता को कम करने तथा एवं आदतों को में सुधार लाने के लिए सूक्ष्म शिक्षण एक उपयोगी विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता सेवापूर्ण एवं सेवारत शिक्षक के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। सेवा पूर्व शिक्षक के लिए उपयोगी। सेवा पूर्व स्थिति में शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। प्रशिक्षणार्थी को भली भांति शिक्षण कौशल का ज्ञान हो जाता है। जो अभी सेवा में जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं, जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, उनके लिए ये बात। छात्राध्यापक को शिक्षित करने में सहायक होता है। सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करके प्रशिक्षणार्थी भली भांति शिक्षण का कार्य कर सकता है। सेवारत शिक्षक के लिए उपयोगी। सूक्ष्म शिक्षण सेवारत शिक्षक के लिए निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी है। शिक्षक जिस कौशलों को सुधारना चाहता हो उसे सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा विस्तृत रूप से प्राप्त कर सकता है। इसमें शिक्षण योजना में सुधार होता है। शिक्षक को नवीन कौशलों को सिखाने में सहायक होती है। स्वमूल्यांकन के लिए उपयोगी। शिक्षक अपने पाठ की स्वालोचना तथा स्वमूल्यांकन सूक्ष्म शिक्षण की सहायता से कर सकता है। वीडियो टेप और टेप रिकॉर्डर की सहायता से अपने पाठ की रिकॉर्डिंग करके उसे स्वयं सुनकर उसमें सुधार कर सकता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण स्वमूल्यांकन के लिए उपयोगी है। निरंतर प्रशिक्षण का साधन। शिक्षक निरंतर अभ्यास एवं प्रशिक्षण से अपने शिक्षण व्यवहार में कार्य कुशलता एवं प्रभावशीलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षकों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में वांछित कौशल व प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण निरंतर प्रशिक्षण के मुख्य साधन के रूप में है। अनुसंधान का साधन। अनुसंधान की परिस्थिति में सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ हुआ, तभी से सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग शिक्षण कला के रूप में होता आ रहा है। विश्व के अनेक स्थानों पर सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित अनेक शोध कार्य चल रहे हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग अनुसंधान के साधन के रूप में किया जाता है। पर्यवेक्षण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करने में उपयोगी। पर्यवेक्षक कम समय में संपूर्ण पाठ देखकर एक ही कौशल पर सुझाव देता है, जिसे समझकर छात्राध्यापक सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शीघ्र ही सुधार करके पुनः पाठ पढ़ाने की स्थिति में आ जाता है। इस प्रकार पर्यवेक्षण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करने में सूक्ष्म शिक्षण उपयोगी होता है। सिद्धांत एवं व्यवहार का एकत्रीकरण करने में सहायक। छात्राध्यापकों में शिक्षण प्रक्रिया की सफलता हेतु उचित एवं पर्याप्त अभिप्रेरणा होना आवश्यक है। सभी कौशलों के पर्याप्त अभ्यास के बाद संपूर्ण कौशल योग्यताओं का एकीकरण विस्तृत पाठ में किया जाता है। छात्राध्यापक प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण कौशलों के एकीकरण से ही प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। सूक्ष्म शिक्षण
कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। यह शिक्षण छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों के अनुसार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है। सेवारत अध्यापकों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए यह विधि उपयोगी है। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए विकसित करता है तथा सीखने का प्रयत्न करता है। सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापकों को कम समय में अधिक सिखाता है। छात्राध्यापक को मूल्यांकन में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में छात्राध्यापक सक्रिय रखा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक शिक्षण कार्य के लिए सीधे बड़ी कक्षा में न जाकर छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ्य योजना के माध्यम से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। सूक्ष्म शिक्षण निरीक्षण प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान करती है। इसके द्वारा शिक्षण कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक सरल परिस्थितियों में कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि से छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षण विधि के रूप में इससे होने वाले लाभ को देखते हुए डॉक्टर के.पी. पांडेय ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का औचित्य इसके सरलीकृत स्वरूप, सुगम एवं सुरक्षित परिस्थितियों की उपलब्धता तथा प्रतिपुष्टि की निश्चयात्मक तकनीकों के लिए स्थापित किया गया है। यह शिक्षण व्यवहार का अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण साधन एवं सेवारत एवं सेवापूर्ण दोनों ही प्रकार के शिक्षकों के व्यवहार में कुशलता लाने हेतु लाभदायक एवं प्रभावी विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। इस प्रणाली को यांत्रिक बताकर इसे अच्छी प्रणाली नहीं माना गया है। इसमें प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव है। वास्तविक कक्षा में 25 से 30 विद्यार्थी होते हैं, जबकि सूक्ष्म शिक्षण में 5 से 10 तक छात्र होते हैं। 5 से 10 तक छात्र होते हैं। इसमें छात्राध्यापक को वास्तविक तथा अनुशासनहीनता की समस्या का सामना करना पड़ता है। सूक्ष्म शिक्षण संपूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली का स्थान लेने की क्षमता नहीं रखता है। सभी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वीडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर आदि उपलब्ध नहीं होते हैं। कौशल के घटकों पर बल दिया जाता है एवं विषय वस्तु गौण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण की कुछ सीमाएं या दोष होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति है। सूक्ष्म शिक्षण अनेक शिक्षण संबंधी खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज है। यह छात्राध्यापक को स्व अभ्यास के लिए प्रेरित करके उसका उचित मार्गदर्शन करती है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रयोग में सावधानियाँ। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अभ्यास हेतु कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण करते समय संबंधित शिक्षण कौशल के घटकों को ही आधार बनाया जाए। किसी विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण पर आधारित पाठ्यवस्तु का शिक्षण समय अधिकतम 10 से 12 मिनट ही लेना चाहिए। एक समय में केवल एक ही कौशल सिखाया जाए तथा उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सूक्ष्म शिक्षण कौशल से पूर्व छात्राध्यापक को अपनी पाठ्य योजना बना लेनी चाहिए। पाठ से पूर्व शिक्षण कौशलों का निर्धारण कर लेना चाहिए। प्रशिक्षण तथा शिक्षण उद्देश्यों की विशिष्टता स्पष्ट की जानी चाहिए। निरीक्षण प्रपत्र पर छात्राध्यापक के हस्ताक्षर करवाए जाएं, जिससे कि उससे अपने शिक्षण संबंधी स्तर का ज्ञान हो सके। छात्राध्यापक को अपना शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए सभी शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए। वो सारी बातें हैं, उनको बस ध्यान में रखना होगा। रिवीजन है। सूक्ष्म शिक्षण तथा बृहद शिक्षण में अंतर। सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थी परीक्षित केंद्रित है और बृहद शिक्षण या कक्षा केंद्रित है। सूक्ष्म शिक्षण कौशल की प्रधानता होती है, इसमें विषय वस्तु सहायक मात्र है। बृहद शिक्षण में शिक्षक विषय वस्तु को प्रधानता देता है। सूक्ष्म शिक्षण एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है। बृहद कक्षा में एक कालखंड या समयावधि में अनेक कौशलों का प्रयोग होता है। समय चक्र की अवधि 30 से 40 मिनट की होती है बृहद में, ठीक है ना। और सूक्ष्म शिक्षण में छात्र समूह में 5 से 6 छात्र तक होते हैं। इस प्रकार के छात्र समूह में अनुशासन की समस्या नहीं होती है। और बृहद में छात्र समूह में 35 से 45 तक छात्र होते हैं। इससे बड़े समूह में शिक्षक पूरे समय अनुशासन स्थापित करने के लिए चिंतित रहता है।
सूक्ष्म शिक्षण में देखते हैं प्रतिपुष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही 5 से 10 मिनट वाले पाठ में कौशल के घटकों का अवलोकन करने में अधिक सतर्कता बनी रहने के कारण प्रतिपुष्टि उचित रूप से संभव है। प्रतिपुष्टि के नाम पर पर्यवेक्षक द्वारा संपूर्ण पाठ के लिए सीमित टिप्पणी के रूप में निर्देशन दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में व्यवहार वैचित्र्य मैनरिज्म यानी मैनर से छुटकारा सरलता से पाया जा सकता है। बृहद में पाठ बड़ा होने से प्रशिक्षणार्थी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाता। और सूक्ष्म शिक्षण के वास्तविक शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। बृहद में अभ्यास शिक्षण परिणात्मक होने के कारण शिक्षण को प्रभावहीन बनाता है। सूक्ष्म शिक्षण यह प्रविधि परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील एवं लचीली है। बृहद में इसमें एक साथ अनेक कौशलों का प्रयोग होने के साथ से अध्यापन प्रक्रिया में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। संवेदनशीलता प्रशिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा। संवेदनशीलता प्रशिक्षण व्यक्ति में स्वयं के विषय में तथा दूसरों के विषय में यथोचित समझ विकसित करता है। सामाजिक संवेदनशीलता एवं व्यवहारिक लोचशीलता के माध्यम से उनमें इस समझ का विकास किया जाता है। यहाँ संवेदनशीलता को एक शब्द में समानुभूति इम्पैथी, एक सिंपैथी होती है, एक एम्पैथी होती है, समानुभूति कह सकते हैं। यह एक योग्यता है जिसमें व्यक्ति दूसरे की भावनाओं एवं विचारों को स्वयं पर रखकर सोचता है। हमारी व्यवहारिक लोचशीलता हमारी समझ पर निर्भर करती है। यह प्रयोगशाला प्रशिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इसका आयोजन प्रयोगात्मक प्रयोगशाला के रूप में किया जाता है, जहाँ सभी कर्मचारी असंरक्षित वातावरण में एक साथ वार्तालाप हेतु एकत्रित होते हैं। इसमें नए सदस्यों को वार्तालाप हेतु प्रेरित किया जाता है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण का उद्भव सन 1914 में हुआ, जब जी.एल. मोरेनो द्वारा सर्वप्रथम साइकोड्रामा शब्द का प्रयोग किया गया। जी.एल. मोरेनो संघर्ष समूह आंदोलन ग्रुप एनकाउंटर मूवमेंट के अग्रदूत थे। बाद में इस अवधारणा का विस्तार मध्य यूरोप के गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक कुर्ट लेविन द्वारा किया गया। इन्होंने सन 1946 प्रथम टी समूह प्रशिक्षण समूह का आयोजन एवं नेतृत्व किया। लेविन ने नई ब्रिटेन कनेक्टिकट में मानवीय संबंधों के संदर्भ में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला प्रस्तुत की। टी समूह का निर्माण पहले से निर्धारित नहीं था। इसका निर्माण उस समय हुआ जब कार्यशाला के प्रतिभागियों को कर्मचारी योजना बैठक एवं पृष्ठपोषण प्रदान करने के लिए बुलाया गया था। टी समूह एक टी समूह उन अन्योन्याश्रित व्यक्तियों का समूह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के तथा दूसरे के व्यवहारों तथा अंतर संबंधों के परीक्षण को साझा करने हेतु प्रतिबद्ध होते हैं। यह असंगठित व्यवस्था है जिसमें लोगों को दूसरों की भावनाओं एवं व्यवहार के प्रति और अधिक जागरूक एवं संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होता है। इसमें सीखने की स्थिति या इसकी अधिगम परिस्थिति असंगठित प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें न तो औपचारिक पाठ की योजना होती है और न ही प्रशिक्षक द्वारा पारंपरिक रूप से पढ़ाया जाता है। इसके बदले वे लोगों स्वयं तय करते हैं। यद्यपि प्रशिक्षक उनको कुछ मार्गदर्शन देते हैं, इसमें वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। टी समूह के 3 प्रमुख गुण हैं जो निम्नलिखित हैं। यह अधिगम प्रयोगशाला है। यह कैसे सीखने के अधिगम पर केंद्रित होता है। यह तत्कालिक विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर जोर देता है। संवेदनशीलता प्रशिक्षण का लक्ष्य स्वयं के व्यवहार तथा दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझ, अंतर्दृष्टि एवं आत्म जागरूकता में वृद्धि करना। दूसरों के व्यवहार के बारे में संवेदनशीलता और समझ में वृद्धि करना। पारस्परिक एवं अंतर समूह परिस्थितियों में नैदानिक कौशलों का विकास एवं वृद्धि करना। अधिगम को क्रिया में बदलने की क्षमता विकसित करना।
व्यक्ति में अपने पारस्परिक व्यवहार का विश्लेषण करने की क्षमता में सुधार करना, साथ ही साथ यह भी सीखना कि कैसे हम स्वयं और दूसरों जो हमारे संपर्क में आते हैं के साथ अधिक संतोषजनक, लाभप्रद और प्रभावी संबंध स्थापित करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। समूह और अंतः समूह प्रक्रिया, समूह की प्रक्रिया की जो सुगम बनाते हैं और जो बाधित करते हैं, दोनों के बारे में बेहतर समझ के साथ जागरूकता विकसित करना। संवेदनशीलता प्रशिक्षण की प्रक्रिया, 3 चरणों की आवश्यकता होती है इसी प्रक्रिया में। संवेदनशीलता प्रशिक्षण में प्राचीन मूल्यों की नम्यता, फ्लेक्सिबिलिटी इन ओल्ड वैल्यूज। प्रशिक्षुओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने प्राचीन मूल्यों की अपर्याप्तता के विषय में जागरूक रहें। ऐसा संभव है कि प्रशिक्षु की संकट की स्थिति में उसके पुराने मूल्य उसका उचित मार्गदर्शन करने में समर्थ न हो। सूक्ष्मग्राह्यता प्रशिक्षण का पहला चरण अनेक छोटी छोटी प्रक्रियाओं से मिलकर बना है। ये प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। 10 से 15 लोगों का असंरचित असंरचित समूह का गठन किया जाता है। बिना किसी उद्देश्य के असंरचित समूह प्रशिक्षक की ओर अपने मार्गदर्शन के लिए अभिमुख होते हैं, किंतु उन्हें किसी भी प्रशिक्षक का मार्गदर्शन या नेतृत्व नहीं प्रदान किया जाता है। मार्गदर्शन प्रदान न होने के कारण प्रशिक्षणार्थी शीघ्र ही अपनी अनिश्चितता को हल करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तब वे कुछ नया पदानुक्रम हायरार्की करने का प्रयत्न करते हैं। इनमें से कुछ नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह करने लगते हैं, जो कि अन्य प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। तब उन्हें एहसास होता है कि वे क्या करना चाहते हैं और साथ ही स्थिति में निपटने के लिए वैकल्पिक तरीकों का भी ज्ञान उन्हें दिया हो जाता है। नए मूल्यों का विकास, प्रशिक्षक की सहायता से प्रशिक्षणार्थी अपने अंतर्वैयक्तिक व्यवहार का परीक्षण एवं दूसरों के पृष्ठपोषण देना प्रारंभ कर देते हैं। पृष्ठपोषण प्रदान करने के पीछे एकमात्र तर्क यह प्रशिक्षणार्थी को नए व्यवहार एवं मूल्यों के सीमा के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रक्रिया में मूल्यों के विकास में परिवर्तन होने के पश्चात ही दूसरे स्तर पर गठन किया जाता है। नए लोगों की नम्यता, यह चरण इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षणार्थी को अपने कार्यस्थल पर नए व्यवहार एवं मूल्यों का प्रयोग करने का कितना अवसर प्राप्त होता है। एक तरह से संवेदनशीलता प्रशिक्षण भावात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने की प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है मानसिक योग्यता। एक व्यक्ति की वह योग्यता है जो उसे दूसरों के प्रति संवेदनशील एवं उसकी भावनाओं को समझने योग्य बनाती है, साथ ही अपनी भावनाओं एवं आवेगों को प्रबंधित करने योग्य बनाती है। मारियम वेबस्टर के अनुसार भावात्मक बुद्धिमत्ता वह योग्यता है, क्षमता, कौशल या विशेषता है जो स्वयं की, दूसरों की तथा समूह की भावनाओं को पहचानने, मूल्यांकन करने तथा उनका प्रबंधन करने में सहायक होती है। भावात्मक बुद्धिमत्ता कर्मचारी को संगठन की परिस्थितियों के अनुरूप उसका सामना करने में सक्षम बनाती है। यह दूसरों की भावनाओं को समझने तथा उनकी मानसिक स्थिति के अनुरूप बात करने की क्षमता विकसित करती है। लोगों के मध्य गलतफहमी प्रायः भावात्मक बुद्धिमत्ता की कमी के कारण उत्पन्न हो जाती है तथा बहुत समय तक संगठन में रहने पर उसकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। भावात्मक बुद्धिमत्ता सन 1995 में डैनियल गोलमैन की पुस्तक आने के बाद एक लोकप्रिय अध्ययन बन गया। कौन सी पुस्तक है? इमोशनल इंटेलिजेंस, वाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, ये पुस्तक है। भावात्मक बुद्धिमत्ता में निम्नलिखित दक्षताएं सम्मिलित होती हैं। भावात्मक आत्म जागरूकता, यह जानने हेतु कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। भावात्मक आत्म प्रबंधन, अपनी भावनाओं का चयन करना, नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में बदलना। भावात्मक आत्म संतुलना, दबाव में भी सकारात्मक भावना के उपयोग में दृढ़ रहना। सहानुभूति, संबंधों का परिपोषण करना, सहकारी एवं सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना। संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लाभ, संवेदनशीलता प्रशिक्षण के लाभ निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों को उनके प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं तथा समस्याओं से परिचित कराने में सहायता प्राप्त होती है। इसमें विद्यार्थियों में स्वयं के हित एवं कल्याण के साथ साथ दूसरे के हित एवं कल्याण की समझ विकसित होती है। स्वयं के प्रति तथा दूसरों के लिए दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। विद्यार्थियों में पारस्परिक क्षमता में वृद्धि होती है। अपेक्षित शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की समुचित उपलब्धि हेतु विद्यार्थियों की संवेदनशीलता से संबंधित योग्यताओं एवं क्षमताओं के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
संवेदनशीलता प्रशिक्षण की सीमाएं, कुछ सीमाएं हैं। प्रशिक्षित एवं कुशल शिक्षकों का अभाव है, संसाधनों का अभाव है, परीक्षा में वांछित सफलता प्राप्त करने हेतु साधनों का अभाव है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों में रुचि एवं उत्साह का अभाव है। संवेदनशील प्रशिक्षण हेतु सुझाव। सूक्ष्म ग्राह्यता प्रशिक्षण हेतु सुझाव निम्नलिखित हैं। शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में प्रशिक्षण के प्रति रुचि एवं उत्साह विकसित कर दिया जाए तो कुछ सीमा तक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। विद्यार्थियों में पाठ तथा पाठ्योत्तर क्रियाओं के माध्यम से सूक्ष्मग्राह्यता या संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। शिक्षकों एवं छात्रों में प्रशिक्षण से संबंधित सचेतता जागरूकता विकसित करके भी सीमाओं को समाप्त किया जा सकता है। समग्र विकास का सुनिश्चय। इंश्योरिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक मतलब पूरा, समग्र, ठीक है। समग्र विकास आत्म विकास एवं आत्मगम का एक प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति को मानसिक, भौतिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक विकास से जोड़ती है, मतलब सभी विकास। समग्र शिक्षा का प्रयोग वैकल्पिक शिक्षा के रूप में किया जाता है जो अत्यधिक मानवीय एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका आधार यह है कि एक व्यक्ति अपने जीवन का अर्थ एवं उद्देश्य प्राकृतिक दुनिया, समुदाय एवं मानवीय मूल्यों के माध्यम से पाता है। समग्र दृष्टिकोण इस आधार पर आधारित है कि एक समग्र प्रणाली के प्रति व्यक्तिगत घटक कैसे कार्य करते हैं। एक विकासविद के रूप में यह प्रयास किया जाता है कि समस्त घटकों को आपस में जोड़ा जाए तथा उनके अनुभवों का लाभ उठाया जाए, न कि संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाया जाए। अधिगम का समग्र दृष्टिकोण एक परिवर्तन पर आधारित है, न कि हस्तांतरण एवं समझौते पर। वैकल्पिक अध्ययन के रूप में इसने विभिन्न तथ्यों को एक साथ लाकर अध्ययन को एक नया आधार प्रदान किया है। समग्र विकास की विशेषताएं। समग्र दृष्टिकोण बालकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात, लिंग, धर्म इत्यादि को भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यह युवा बालकों को विभिन्न मूल्यों एवं परंपराओं की शिक्षा व्यापक रूप से प्रदान करता है, जिससे उन्हें सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। यह एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो सीमाओं एवं प्रभावहीनता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। समग्र दृष्टिकोण बच्चों को पूर्ण मानकर कार्य करता है। इसके बावजूद प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दृष्टिगत किया जाता है। समग्र विकास के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, अर्थात बालक के विकास को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सामाजिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक चरण में खंडित नहीं किया जाता है। समग्र विकास के उद्देश्य। बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण के में सुधार करना, आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना, राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देना जिसमें असमानता को समाप्त कर राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सके। समस्त बालकों का समग्र विकास को पहुँचाना जिससे उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। बालकों को गुणवत्तापूर्ण बचपन उपलब्ध कराना, समग्र बचपन के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण का निर्माण करना, माता पिता, परिवारों एवं समुदायों की क्षमता को मजबूत बनाना, देश के प्रत्येक भाग तक समग्र विकास को पहुंचाना जिससे सभी बालकों को इसका लाभ मिल सके। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि समग्र विकास की अवधारणा है जिसके माध्यम से देश के संपूर्ण बालकों के समग्र टोटल है ना पूर्ण विकास पर बल दिया जाता है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके और अधिगम, पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हो सके। बालकों का समग्र विकास। बालकों के समग्र विकास के लिए उनकी समस्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, जैसे भावात्मक, शारीरिक, बौद्धिक, रचनात्मक एवं आध्यात्मिक, जिससे जीवन के समस्त पहलुओं का विकास हो सके। विकास के इस दृष्टिकोण ने बालकों को देखभाल करने वालों तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित किया है कि वे बालक के पूर्ण विकास पर ध्यान केंद्रित करें, न कि उसके किसी एक भाग या अलग अलग भाग पर। यह अवधारणा सन 1960 से 1970 के दशक में लोकप्रिय हुई और तभी से समग्र विकास बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ा। शिक्षा के विकल्प के रूप में मॉन्टेसरी विधि भी बहुत लोकप्रिय हुई। इस उपागम में परंपरागत शिक्षण की रचने एवं निष्क्रिय अधिगम के स्थान पर मुक्त एवं खोजपूर्ण विधि के द्वारा अधिगम एवं विकास को महत्ता प्रदान की जाती है। बालकों के पूर्ण विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अधिगम के लिए पर्यावरण के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक बालक को एक इकाई के रूप में देखा जाता है तथा विभिन्न शैक्षिक विधियों को विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत कर अधिगम प्रदान किया जाता है। ECE के अनुसार किसी भी क्षण बच्चे की भावनाओं, भौतिक जरूरतों एवं रचनात्मक खुलापन
उसके विकास एवं अधिगम में योगदान देता है। इसके साथ ही संपूर्ण सदैव ही विभिन्न भागों के योग से बड़ा होता है। एक समग्र देखभाल करता बालकों के विकास के लिए मुक्त वातावरण प्रदान करता है तथा उन्हें बाह्य खेलों आउटडोर गेम के लिए प्रोत्साहित करता है तथा उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करता है, जिससे बालकों का सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास किया जाता है। इस प्रकार से समग्र दृष्टिकोण के तहत देखभाल करता बालकों के विकास के लिए उनके अद्वितीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। तो हमारा चैप्टर समाप्त होने वाला हो गया है। बस ये एक चार्ट है, इसे भी देख लेते हैं। बालकों के समग्र विकास के क्षेत्र: भौतिक विकास का क्षेत्र, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। तो ये चार्ट है समग्र विकास का। ठीक है ना। समग्र विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, आध्यात्मिक विकास। ठीक है ना। तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये रहा क्वेश्चन आंसर, इसका जो प्रश्नावली है फ्रेंड, बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आप पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। और हाँ, इसमें जो आप पढ़ें इसमें क्वेश्चनों को थोड़ा प्रैक्टिस करिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, अगर नए हो तो, क्योंकि मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।